हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हॉर्नबिल का लेसन 4 कर लेते हैं। इट इज लैंडस्केप ऑफ द सोल। इसमें चाइनीज पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया है कि चाइनीज पेंटिंग जो है दैट इज मोर कनेक्टेड विद योर सोल। इट इज नॉट अ विजुअल ट्रीट ओनली, इट कनेक्ट्स योर सोल। तो देख लेते हैं इसमें, और बीच में चाइनीज और यूरोपियन पेंटिंग्स का कंपैरिजन भी है। So let us read this. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daoji, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. The master had hidden his work behind a screen so only the emperor would see it. तो इसमें एक स्टोरी से शुरू कर रहे हैं ऑथर कि एक पेंटर था बड़ा फेमस, वू दाओजी, चाइनीज पेंटर, जिसने एम्परर के लिए एक बहुत बड़ी पेंटिंग बनाई। और वो पेंटिंग क्या थी? इट वाज अ लैंडस्केप, मतलब इट वाज अ सीनरी, नेचुरल सीनरी। और वो डेकोरेट करने के लिए, पैलेस की वॉल को डेकोरेट करने के लिए बनाई। और उस पेंटर ने अपना जो वर्क था, जो पेंटिंग बनाई थी, उसको स्क्रीन से ढका हुआ था, कवर किया हुआ था, सो दैट सिर्फ एम्परर ही उसको देख सकें। ही वांटेड इट टू बी अ सरप्राइज फॉर द emperor. So for a long while, the emperor admired the wonderful scene, discovering forests, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky, men on hilly paths, birds in flight. तो बहुत देर तक तो एम्परर उसको एडमायर करते रहे, देखते रहे, निहारते रहे कि उसमें इतने सुंदर माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, क्लाउड्स और नेचुरल सीनरी थी। उसके बाद, look sire, said the painter, in this cave at the foot of the mountain dwells a spirit. अब पेंटर ने एम्परर का ध्यान एक केव की तरफ अट्रैक्ट किया कि ये एक केव है माउंटेन के नीचे, फुट पर, जिसमें एक स्पिरिट रहती है। The painter clapped his hands and the entrance to the cave opened. और पेंटर ने अपनी क्लैपिंग करी और जो केव की एंट्रेंस थी वो खुल गई। The inside is splendid, beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. अब पेंटर ने साथ ही बताया एम्परर को कि जो केव के अंदर का व्यू है वो और भी सुंदर है, और लेट मी शो यू द वे टू द केव, लेट अस एंटर द केव। अब इसमें कहना ये चाह रहे हैं ऑथर कि जो चाइनीज पेंटिंग्स बनाया करते थे पेंटर्स, दे प्लेड विद द माइंड ऑफ द व्यूअर। वो माइंड को इतना इन्फ्लुएंस करते थे कि उस पेंटिंग के थ्रू, कि जो भी वो पेंटर कन्वे करना चाहता था, व्यूअर वही देखता था। द पेंटर एंटर्ड द केव, बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम, एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्परर could move or utter a word, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wu Daozi's brush was left, and the artist was never seen again in this world. और वो पेंटर जो था वो केव में एंटर कर गया, और वो केव उसके पीछे से बंद हो गई। और इससे पहले कि एम्परर कुछ रिएक्ट करते, वो पेंटिंग, पूरी की पूरी पेंटिंग ही गायब हो गई वॉल से। और उसके बाद वू दाओजी जो पेंटर था उसको कभी भी किसी ने नहीं देखा। ही जस्ट वैनिश्ड इनटू थिन एयर। ऑफ कोर्स ये स्टोरी की रियलिटी का कुछ प्रूफ नहीं है, कि ये एक ओल्ड टेल है, मिथ है, जो क्लासिकल एजुकेशन में जो सुनाई जाती है चाइनीज एजुकेशन में। और इसका कोई प्रूफ नहीं है कि ये सच है या नहीं है, जस्ट लाइक अ मिथिकल स्टोरी है ये। तो ये मेन तो पेंटिंग को डिस्क्राइब करने के लिए है कि पेंटिंग इस तरह से बनाई जाती थी कि किसी भी तरह से व्यूअर उसको अपने हिसाब से देख सकता था, और पेंटर भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता था। Such stories played an important part in China's classical education. The books of Confucius and Zhuangzi are full of them.
They help the master to guide his disciple in the right direction. Disciple is student और शिष्य. तो ये इस तरह की स्टोरीज से जो शिष्य थे, जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको पढ़ाया जाता था, उनको राइट गाइडेंस दी जाती थी. बियॉन्ड द एनेक्डोट, एनेक्डोट होते हैं इंसिडेंट, स्मॉल स्टोरीज. दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट in which art was considered. Contrast this story or another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted, for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. अब एक और स्टोरी है, शॉर्ट स्टोरी है, जिस जो जो फेमस है वहाँ चाइना में, जिसमें एक पेंटर के बारे में कहा जाता है कि वो एक ड्रैगन बनाता था, लेकिन उस ड्रैगन की आईज नहीं ड्रॉ करता था, क्योंकि उसे डर था कि जैसे ही वो आईज बना देगा, जो ड्रैगन है वो फ्लाई आउट कर जाएगा पेंटिंग से बाहर. इन 15th सेंचुरी एंटवर्प, अब एक और स्टोरी के बारे में बता रहे हैं ऑथर. In 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quinton Matsys fell in love with the painter's daughter. He 15th century में एक blacksmith था, Quinton Matsys नाम का, वो एक पेंटर की डॉटर से उसे प्यार हो गया. The father would not accept a son-in-law in such a profession. अब जो गर्ल का फादर था, वो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था सन इन लॉ की तरह, क्योंकि he was a blacksmith. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to swat it away before he realized what had happened. तो मैं क्विंटन ने क्या किया, वो जो फादर इन लॉ थे उसके, उनके स्टूडियो में घुस गया, जो वो पेंटर थे, और वहां पर उसकी एक पेंटिंग पर उसने एक फ्लाई बना दी, एक मक्खी बना दी, और इतनी रियल वो मक्खी लग रही थी कि जो पेंटर था, ही ट्राइड टू किल इट, ही ट्राइड टू मेक इट फ्लाई अवे, और उसको बाद में रियलाइज हुआ कि ये रियल नहीं है, ये नकली है, पेंटेड है. क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो. अब इतना इम्प्रेस हो गया वो पेंटर क्विंटन से कि इतनी रियल उसने फ्लाई बनाई है, तो उसको इमीडिएटली एज अ ट्रेनी, अप्रेंटिस इज ट्रेनी, ट्रेनी की तरह उसको अपने अंडर ले लिया. He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve: a perfect illusionistic likeness in Europe, the essence of inner life and spirit in Asia. अब लेटर ऑन क्विंटन ने अपनी जो गर्लफ्रेंड थी उसको मैरी कर लिया, और उसके बाद वो भी बहुत फेमस पेंटर बना अपने टाइम का. तो यहाँ ये स्टोरी से ये पता लगता है कि आर्ट जो है उसमें एक इल्यूजन का जो परफेक्शन है वो यूरोप में दिया जाता है, और एशिया में, बिकॉज चाइना लाइज इन एशियन रीजन, तो एशिया में स्पिरिट या सोल पे ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है. तो यहाँ पे अब यूरोपियन और चाइनीज पेंटिंग का कंपैरिजन आएगा. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance, but the artist reveals to him the true meaning of his work. The emperor may rule over the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. Let me show it the way. The Tao, a word that means both the path or the method and the mysterious works of the universe. The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance. अब वो कह रहे हैं कि चाइनीज स्टोरी में यही था, शुरू में जो सुनाई थी वो दाऊ जी की, कि जो एम्परर था वो पेंटिंग को एडमायर कर रहा था, बाहर से उसकी ब्यूटी देख रहा था, लेकिन आर्टिस्ट ने उसका ध्यान उस केव की तरफ अट्रैक्ट किया, और उस केव की तरफ उसे वे शो की. तो
जो व्यूअर है उसको आर्टिस्ट जो है, जो पेंटर है, वही उसको तरीका दिखाता है पेंटिंग को व्यू करने का और एडमायर करने का. So a classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting. Whereas the European painter wants you to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle. The Chinese painter does not choose a single viewpoint. अब यहाँ पे कंपैरिजन है और इस आंसर को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसको इन लाइंस को, क्योंकि इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन भी आता है कि कंपैरिजन ऑफ चाइनीज एंड यूरोपियन पेंटिंग. सो दो जो यूरोपियन पेंटर है, he wants the viewer to admire the painting, to watch the painting at a particular angle, कि जो एंगल वो खुद दिखाना चाहता है वही उसी एंगल से दिखती है यूरोपियन पेंटिंग. लेकिन चाइनीज पेंटिंग में ऐसा नहीं होता. द पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट. हिज लैंडस्केप इज नॉट अ रियल वन and you can enter it from any point, then travel in it. The artist creates a path for your eyes to travel up and down, then back again in a leisurely movement. तो Chinese painting में you can see the painting, you can enter the painting, you can admire the painting from any point. लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है जिसने बनाया है, he will guide you through the painting. वो आपको रास्ता दिखाएगा to move through the painting. This is even more true in the case of the horizontal scroll, in which the action of slowly opening one section of the painting, then rolling it up to move on to the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. तो ये उस तरह से है जैसे एक हॉरिजॉन्टल स्क्रोल चल रहा हो, कि जिसमें अ, अ, थोड़ा सा पार्ट हमने वॉच किया, देखा, उसके बाद पेंटर ने उसे रोल कर दिया, उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट हमने देखा, फिर उस नेक्स्ट रोल कर दिया पेंटर ने, और उसके बाद हम स्टेप्स में उसे देखते जा रहे हैं. And this is not known in any other form of painting. This is unique for the Chinese painting. It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting, a participation which is physical as well as mental. अब यहाँ पे ये मेन चीज आती है कि जो चाइनीज पेंटिंग को व्यूअर देखते हैं, दैट इज नॉट ओनली फिजिकल व्यूइंग. You get involved with the painting. You get involved with the characters in the painting. The Chinese painter does not want you to borrow his eyes. He wants you to enter his mind. So that is why the name of the lesson is Landscape of the Soul. So your soul, your inner mind is affected by the Chinese painting. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. So it is not a real space, it is a spiritual space. It is an imaginary space. This concept is expressed as shan shui, literally mountain water, which used together represent the word landscape. अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बनता है आपका, shan shui के बारे में भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कई बार. So shan shui means mountain water. More than two elements of an image, these represent two complementary poles, reflecting the Taoist view of the universe. The mountain is yang, reaching vertically towards heaven, stable, warm, and dry in the sun, while the water is yin, horizontal and resting on the earth, fluid, moist, and cool. So yang and yin, दो concepts बताए जा रहे हैं जिसमें in the painting, in Chinese painting. So yang is the stable one, representing mountain, the stiff, the solid one. And yin is the watery element, water element, that is
fluid, moist, and cool. That is the soft part. The interaction of yin, the receptive, feminine aspect of universal energy, and yin is the receptive aspect, feminine, that is related to female version of the energy. And its counterpart, yang, is the active and masculine, is of course a fundamental notion of Taoism. So, yin is the feminine part of the universal energy, and yang is the masculine part, that is the male part of the energy. What is यहाँ पे ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा ये पैराग्राफ, इसको दोबारा से पढ़िएगा चाहे, और क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है. What is often overlooked is an essential third element, the middle void, where their interaction takes place. This can be compared with the yogic practice of pranayam: breathe in, retain, breathe out. The suspension of breath is the void where meditation occurs. तो वो कह रहे हैं कि एक मिडिल वॉइड भी होता है, मिडिल पार्ट भी होता है, जहां पे यिन और यांग का इंटरैक्शन होता है, माउंटेन और वाटर एलिमेंट का इंटरैक्शन होता है. एंड दिस कैन बी कंपेयर्ड विद प्राणायाम, जिसमें हम ब्रीद इन करते हैं, देन वी रिटेन, देन वी होल्ड द ब्रेथ, एंड देन वी ब्रीद आउट, एक्सेल, इनहेल, hold, and then exhale. So that जो hold part है, जो middle part है, वहां पे there you meditate, there you think inwardly, there you connect with the higher spirit. The middle void is essential. Nothing can happen without it. Hence, the importance of the white, unpainted space in Chinese landscape. So, Chinese sceneries में middle void is represented as the white, unpainted space. तो Chinese landscape में, Chinese sceneries में, paintings में बहुत सा portion white छोड़ा जाता है और empty छोड़ा जाता है, blank. That is representing the middle void. This is also where man finds a fundamental role in that space between heaven and earth. He becomes the conduit of communication between both poles of the universe. His presence is essential, even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is, in Francois Cheng's wonderful expression, the eye of the landscape. तो हेवन और अर्थ के बीच में हायर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और अर्थ, जो अर्थ एलिमेंट है, उसके बीच में जो एक कनेक्शन है, human being, man is the connection between these two energies, and he is called as the eye of the landscape. कि जो लैंडस्केप है हेवन, हायर एनर्जीज का, और अर्थ का, उनके बीच में human being becomes the connection and the eye, क्योंकि human beings के थ्रू ही हम सारी एनर्जीज जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं. So that is uh, all about the lesson, landscape of the soul. It is part of a lesson in Chinese education, in Chinese classical books, and this lesson is an extract from that. अब एक और इसमें ही एक और छोटा सा पार्ट दिया गया है, another part of the lesson. We have to read that also because इस पर बेस्ड भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं. So that is getting inside outsider art. अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आर्ट का. Let us read about that. When French painter Jean Dubuffet mooted the concept of art brut in the 1940s, the art of the untrained visionary was of minority interest. From its almost veiled beginnings, outsider art has gradually become the fastest growing area of interest in contemporary art internationally. This genre is described as the art of those who have no right to be artists as they have received no formal training. Yet
show talent and artistic insight. Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings. So अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है आउटसाइडर आर्ट का. आउटसाइडर आर्ट इज अ कॉन्सेप्ट कि जिसमें दिस इज द आर्ट ऑफ दोज पीपल हु have received no formal training as a painter. तो उन्होंने कोई ट्रेनिंग नहीं करी है एज एन आर्टिस्ट, लेकिन दे हैव द टैलेंट एंड द क्रिएटिविटी टू क्रिएट आर्ट. सो दे आर पार्ट ऑफ द आउटसाइडर आर्ट. सो आउटसाइडर आर्ट पर क्वेश्चन आता है आपका कि व्हाट इज आउटसाइडर आर्ट. सो हियर इज द आंसर कि इट इज द आर्ट ऑफ दोज who who have received no formal training, yet they show talent and artistic insight or creativity. Around the time Dubuffet was propounding his concept in India, an untutored genius was creating paradise. अब यहाँ पे इंडिया में भी एक आउटसाइडर आर्ट के बहुत बड़े टैलेंटेड पर्सन रहे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है. Years ago, the little patch of jungle that he began clearing to make himself a garden, sculpted with stone and recycled material, is known to the world today as the Rock Garden at Chandigarh. अब चंडीगढ़ में बहुत फेमस है रॉक गार्डन. Those who have been to Chandigarh, they must have visited the rock garden. It is a very uh, uh, beautiful place, very beautiful garden. और जैसा कि यहाँ पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है, it is वहाँ पे जो भी आइडल स्टैचूज और डिस्प्लेस दिखाए गए हैं, वो सारे के सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं, रिसाइकल्ड मटेरियल से. बिट्स ऑफ ग्लासेस, बिट्स ऑफ स्टोन्स, एंड यू कैन से यूटेंसिल्स, steel, metal, anything that is waste material. Best out of the waste का ultimate example है rock garden. And it has been made by a person who had no formal training in art. और वही outsider art के perfect example हैं इंडिया में. अब कौन है वो? It's 80-year-old creator director Nek Chand is now hailed as India's biggest contributor to outsider art. तो मिस्टर नेक चंद ने ये क्रिएट किया है पूरा का पूरा रॉक गार्डन. ही इज द फाउंडर ऑफ इट, और 80 ईयर की एज में उन्होंने ये सब काम किया. एंड ही इज कॉल्ड एज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट. बहुत टैलेंटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल ये प्लेस है. The 50th issue of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outsider art publications, features Nek Chand and his rock garden sculpture Women by the Waterfall on its anniversary issues cover. तो इतना फेमस हुआ ये कि उनका जो स्कल्पचर, उन्होंने जो आइडल्स बनाए हैं वहां पर, वो यूके की एक मैगजीन के कवर पेज पर भी डिस्प्ले किए गए. The notion of art brut or raw art was of works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences. Anything and everything from a tin to a sink to a broken down car could be material for a work of art, something nature has taken to dizzying heights. Recognizing his art as an outstanding testimony of the difference a single man can make when he lives his dream, the Swiss Commission for UNESCO will be honoring him by way of a European exposition of his works. The 5-month interactive show, Realm of Nature, beginning October, will be held at leading museums in Switzerland, Belgium, France, and Italy. The biggest reward is walking through the garden and seeing people enjoy my creation, Nature says. Now, he is so famous, he has been so famous कि उनकी एक जो आर्ट की एग्जीबिशन वहां पे लगाई गई थी. यूनेस्को ने लगाई, उसको स्पॉन्सर किया,
और 5 मंथ लॉन्ग इंटरैक्टिव शो हुआ उनका अक्टूबर में 2005 में, ये 2005 की बात है। और फेमस म्यूजियम्स जो थे स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली के, वहां पर उनका शो रखा गया 5 मंथ लॉन्ग। तो लेकिन मिस्टर नेकचंद इज सच अ हम्बल मैन, ही जस्ट सेज कि the biggest reward has been seeing people enjoy my creation. So सबसे बड़ी satisfaction एक true artist के लिए यही होती है कि लोग उनकी creation को enjoy करें और appreciate करें. That is the biggest satisfaction and that is the biggest reward for a true artist. So that is all about this lesson. So thank you so much. And a very happy Diwali to all of you. This is a lesson, our lesson just before Diwali. So enjoy your Diwali, stay safe, stay healthy, and have fun. Thank you.